हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मोहित राव। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का ये टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। व्हेन पेशेंट नीड फॉर ब्लड एंड प्लाज्मा, जब पेशेंट को ब्लड और प्लाज्मा दोनों की नीड होती है तो हम उस ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। ब्लड के कंपोनेंट क्या क्या है? एक तो प्लाज्मा है, एक सेल्स है। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन ये सब होती हैं। सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये हो गए ब्लड के कंपोनेंट्स। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की इंडिकेशंस क्या क्या हैं? एक तो पहला है एनीमिया। एनीमिया सीवियर टाइप ऑफ एनीमिया में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही उसको ट्रीट करते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया। इनका मेन ट्रीटमेंट ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। फिर हेमरेज, अगर मैसिव हेमरेज, कोई एक्सीडेंटल केस है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसमें हेमरेज होता है या और वो मैसिव हेमरेज है, उसका भी इंडिकेशन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही करते हैं उसमें। जैसे लार्ज सर्जरी हो गई, जैसे ऑन्कोलॉजी की सर्जरी लगा लो, या फिर किसी भी जीआईटी ट्रैक्ट की सर्जरी लगा लो आप, उसमें हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड होती है। उसके बाद हीमोफीलिया, ये भी एक ब्लड डिजीज कंडीशन है। इसमें मेनली क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है, क्लोटिंग फैक्टर 8। ठीक है, ये भी 3 तरह का होता है। मेनली 3 to 4 टाइप्स हीमोफीलिया। उसके बाद फ्लूइड में क्या क्या हम कंपोनेंट ऐड करते हैं? फ्लूइड में एक तो क्रिस्टलोइड होते हैं, कोलोइड होते हैं। क्रिस्टलोइड जो जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, रिंग रिलेटेड हो गया, डीएनएस हो गया, ये सब होते हैं क्रिस्टलोइड में। कोलोइड में एल्बुमिन, ब्लड, ये सभी प्रोडक्ट हम कोलोइड में काउंट करते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन का टाइप क्या क्या है? एक पहला है डेजिग्नेटेड डोनर। इसमें जो पर्सन डोनेट करता है उसकी खुद की विश होती है ब्लड डोनेट करने की। सबसे मोस्ट कॉमन यूज मेथड यही होता है, डेजिग्नेटेड डोनर। उसके बाद है ऑटोलोगस डोनर। ऑटोलोगस डोनर की ये कंडीशन है, हीमोग्लोबिन 15 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। पर्सन अपना खुद का ब्लड खुद को ही डोनेट करता है सर्जरी से पहले। ठीक है, उसके बाद है ब्लड सेल्वाज। लार्ज सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है जॉइंट्स में, कैविटीज़ में, उसके बाद वही ब्लड प्यूरिफाई करके उसी पेशेंट में रीयूज किया जाता है। को ये मोस्टली नेगेटिव ब्लड ग्रुप पर्सन के लिए यूज़ करते हैं ब्लड सेलवास। उसके बाद है नोट। जो जेनेवा ग्रुप होता है उसमें ना तो ब्लड डोनेट करते हैं ना ही ब्लड रिसीव करते हैं किसी भी पर्सन से, तो उनसे पहले हमेशा कंसेंट लेना पड़ता है पेशेंट जो भी जनेवा ग्रुप से बिलोंग करता है, ब्लड डोनेट करने के लिए भी और ब्लड रिसीव करने के लिए भी। उसके बाद आते हैं हमारे ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक तो होल ब्लड, भाई पूरा ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करना है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद आता है पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स, इसमें ओनली रेड ब्लड सेल्स ही ट्रांसफ्यूज करेंगे। उसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। फिर प्लेटलेट। प्लेटलेट में 2 तरह के होते हैं, एक तो रैंडम डोनर, एक सिंगल डोनर प्लेटलेट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बताएंगे, रैंडम डोनर प्लेटलेट एंड सिंगल डोनर प्लेटलेट। उसके बाद ब्लड प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या होते हैं? ब्लड प्रिजर्वेटिव का मतलब है कि ब्लड को खराब होने से बचाने के लिए उसमें कुछ भी आइटम हम ऐड करते हैं, उसको ब्लड प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। अगर हम 100 ml ब्लड ले रहे हैं किसी पर्सन से, तो उसमें 50 ml प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करेंगे। पहला हमारा CPD, इसमें C से सीट्रेट, फॉस्फेट एंड डेक्सट्रोज, ये इसकी वैलिडिटी होती है 21 दिन तक, मतलब 21 दिन तक हम इस ब्लड को यूज़ कर सकते हैं। अगला है CPDA में C सीट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और A से एडेनिन, इसको 35 डेज के लिए यूज़ करते हैं, यही मोस्ट कॉमन है सबसे। उसके बाद है SAGH, सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज एंड मैनिटोल, ये 42 डेज के लिए। बाकी मोस्ट कॉमन CPDA ही यूज़ करते हैं। ठीक है, C से कैल्शियम बाइंडर, और जो फॉस्फेट होता है वो कोगुलेशन को प्रिवेंट करता है, और डेक्सट्रोज एनर्जी प्रोवाइड करता है ब्लड में, और एडेनिन एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है। मोस्ट कॉमन यही होता है CPDA, जो कि 35 डेज के लिए अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद मैनिटोल आरबीसी को डिस्ट्रक्शन में प्रिवेंट करता है और वॉल्यूम मेंटेन के लिए यूज़ किया जाता है मैनिटोल ब्लड प्रिजर्वेटिव में। उसके बाद है 1 पिंट या फिर 1 यूनिट। 1 यूनिट ब्लड हम किसको बोल लेंगे? 30 ml
ब्लड को हम एक पिंट या फिर एक यूनिट बोल लेंगे। अगर हम एक पिंट फ्लूइड की बात करें या फिर एक यूनिट फ्लूइड की बात करें तो उसमें 500 ml होता है। ब्लड हमेशा 350 ml एक पिंट में, और फ्लूइड हमेशा 500 ml एक पिंट में। उसके बाद जो प्लेटलेट बता रहे थे हम, रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट। सिंगल डोनर प्लेटलेट क्या होता है कि भाई जो ब्लड ग्रुप है, जैसे बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो उसके से हमें, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है उसकी प्लेटलेट लगानी है तो बी पॉजिटिव पर्सन से ही लेंगे, ठीक है। ओ की ओ से, ए की ए से। और रैंडम डोनर में ये है कि हम किसी ब्लड ग्रुप से ले सकते हैं, जैसे ओ की ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, किसी से भी हम प्लेटलेट ले सकते हैं। उसके बाद है जैसे रैंडम डोनर प्लेटलेट और सिंगल डोनर प्लेटलेट। रैंडम डोनर की 4 से 5 यूनिट और सिंगल डोनर की एक यूनिट, दोनों ही इक्वल अमाउंट में होती हैं, ठीक है। जो रैंडम डोनर प्लेटलेट हैं उसको वो इंक्रीज करती हैं 4000 से 5000 प्लेटलेट पर यूनिट इंक्रीज करती हैं। और जो सिंगल डोनर है वो 25,000 टू 30,000 पर यूनिट इंक्रीज करती हैं। तो ये हो गया ना, 4 to 5 यूनिट इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में प्लेटलेट अगर उसकी 20,000 से कम आ गई हैं तो उसमें रैंडम डोनर प्लेटलेट यूज़ करेंगे, और किसी पर्सन की अगर 10,000 से भी नीचे आ जाती हैं तो उसमें हम सिंगल डोनर प्लेटलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सिंगल डोनर प्लेटलेट ही हमने देखा ये 25,000 टू 30,000 प्लेटलेट्स इंक्रीज करती हैं। उसके बाद ब्लड स्टोरेज किस टेम्परेचर पर करते हैं। अगर हम होल ब्लड को स्टोर कर रहे हैं तो 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड 35 डेज स्टोरेज के लिए, जिसमें CPDA हमने प्रिजर्वेटिव यूज़ किया था, ठीक है। फिर RBC, पैक्ड RBC को 2 से 6 डिग्री सेल्सियस। प्लेटलेट हमेशा रूम टेम्परेचर पर स्टोर होती हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद इक्लोटिंग फैक्टर 8 फर्स्ट और प्रेसिपिटेट होते हैं, ये -22 -40 तक हम स्टोर करते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है, 1 ईयर, ठीक है। वो जो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने का टाइम क्या होता है, अगर रैंडम डोनर है जो 4000 से 5000 प्लेटलेट बढ़ा रहे थे उसको हम ट्रांसफ्यूज कर देते हैं 10 से 15 मिनट में, और जो सिंगल डोनर प्लेटलेट है उसको करते हैं हम 30 से 45 मिनट में ट्रांसफ्यूज कर देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आता है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम किस कलर के या फिर किस गोज के कैनुला से करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम 18 गोज से करते हैं, 18 गोज कैनुला साइज से ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। और फिर उसके बाद आता है टाइमिंग, भाई कितने टाइम में हम ब्लड ट्रांसफ्यूज की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। वो होती है 2 to 4 आवर्स, 2 से 4 घंटों में हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है। अगर 2 घंटे से कम में करते हैं तो पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगा, और अगर 4 घंटे से ज़्यादा लेते हैं तो सेप्टिसीमिया हो जाएगा। दोनों ही इसकी रिएक्शंस हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं, ठीक है। अगर हम प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसमें हम कैसे चेक करेंगे पेशेंट को प्लेटलेट्स काम कर रही हैं नहीं कर रही, तो उसमें स्टॉप ओजिंग ऑफ द ब्लड, मतलब ब्लड आना रुक जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज ढंग से हो गई है और सही से काम कर रही हैं। जो एक पैक्ड रेड ब्लड सेल्स का एक यूनिट है जो 350 ml की होती है, 350 ml एक पिंट, वो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ाती है और 3% हीमेटोक्रिट बढ़ाती है, ठीक है। इसका मतलब हीमेटोक्रिट का मतलब होता है जितना ज़्यादा हीमेटोक्रिट बढ़ता जाएगा उतना ही ब्लड गाढ़ा होता चला जाएगा, ठीक है। और जैसे हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन की प्रोसेस कंप्लीट की है तो हम मिनिमम 4 आवर्स का गैप रखेंगे CBC चेक करवाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आती हैं कॉम्प्लिकेशन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है। पहली है फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड। फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड क्यों होती है, जब लेस देन 2 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब अगर 2 घंटे से कम में हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया है तो फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। उसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, बाउंडिंग पल्स, टैकिकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, एडेमा, पल्मोनरी एडेमा। पल्मोनरी एडेमा को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्रैकल साउंड्स, लोअर लोब में, लंग्स की लोअर लोब में हमेशा सुनाई देती हैं क्रैकल साउंड्स, ठीक है। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, इसको SOB बोलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। हिपेटोमेगैली, इंक्रीज साइज ऑफ लीवर, ये स्प्लीनोमेगैली, इंक्रीज साइज ऑफ द स्प्लीन, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, फर्स्ट मैनेजमेंट यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी लगा लो या फिर फर्स्ट मैनेजमेंट लगा लो, ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन रहेगी। उसके बाद पोजीशन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, फॉलोर या फिर हाइपोलर,
ठीक है। इसका मतलब है 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री पेशेंट के बेड को लिफ्ट करेंगे। ड्रग्स डायूरेटिक्स मेनली लेसिक देते हैं फ्यूरोसमाइड 20 mg, ताकि यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो सके और फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को हम घटा सकें। फिर है ब्रोंकोडायलेटर साल्बुटामोल, अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको साल्बुटामोल प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उससे भी रिजोल्व नहीं हो रही तो बाईपैप मशीन या फिर सीपैप मशीन को यूज़ करते हैं। ठीक है। अगली कॉम्प्लिकेशन है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया मतलब कैल्शियम का लेवल ब्लड में डाउन आ जाना। नॉर्मल वैल्यू होती है 8.6 टू 11 mg/dl। ठीक है। इसका कोज क्या है? जो सोडियम सीट्रेट था जो हमारे प्रिजर्वेटिव में हम यूज़ कर रहे थे, वो कैल्शियम को बाइंड करेगा और कैल्शियम को सेल से बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। ठीक है। इसका मैनेजमेंट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन हम पेशेंट को देते हैं। ठीक है। 1 एम्पुल दिया जाता है जो कि होता है 10 ml का। 10 ml NS मिलाते हैं इसमें और 10 मिनट में देते हैं। इसको सोनेट करके देते हैं। देने से पहले सोनेट का मतलब है बॉडी टेम्परेचर पर। ठीक है। कैल्शियम ग्लूकोनेट 1 एम्पुल जो 10 ml का होता है, 10 ml NS यूज़ करेंगे, 10 मिनट में यूज़ करेंगे। तो इसका रूल होता है 10:10:10। ये कैल्शियम ग्लूकोनेट के केस में हम यूज़ करते हैं। हाइपोकैल्सीमिया साइन सिम्टम्स हैं ट्रेमर्स, टेटनाई, जोस्टिक साइन और ड्राउजी साइन। ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट क्या है हाइपोकैल्शियम? एक तो ओरल कैल्शियम इंटेक, कैल्शियम का इंटेक बढ़ाएंगे। मिल्क प्रोडक्ट्स, पनीर, रागी इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। ठीक है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं तो 1 एम्पुल हम 100 ml NS में भी दे सकते हैं, जो कि अगर माइल्ड हाइपोकैल्सीमिया हो तो। अगर सीवियर हाइपोकैल्सीमिया हो तो 1 एम्पुल 10 ml में 10 मिनट में देते हैं NS मिला के, जो कि सीवियर हाइपोकैल्सीमिया में होते हैं। और सेफ्टी प्रिकॉशन करते हैं क्योंकि इसमें मसल स्पाज्म होने लग जाती है ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया। फिर है हाइपरकैलीमिया, इंक्रीज पोटेशियम लेवल। ठीक है। इसका ये हाइपरकैलीमिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशन कैसे है? ये क्यों हीमोलाइसिस होने लग जाता है, आरबीसी की ब्रेकडाउन होगा तो इसकी वजह से और सेल में होता है पोटेशियम, जिसकी वजह से अगर सेल डिस्ट्रैक्ट हो रही है तो पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा। इसके 2 कोज हैं। पहला मेन और पहला रीजन है आयु कैनुला सैचुरेशन। अगर हम 18 गोज से लेस का कैनुला यूज़ करते हैं तो उसमें हेमोलाइसिस होने के चांसेस होते हैं और जिससे हाइपरकैलेमिया हो जाता है। या फिर ओल्ड ब्लड, मान लो 35 दिन हम यूज़ कर रहे थे ब्लड को, 35 से अगर इंक्रीज कर देते हैं तो हाइपरकैलेमिया होने लग जाता है। ठीक है। न्यूबॉर्न कैनुला साइट हम स्काल्प में मेन यूज़ करते हैं और इमरजेंसी कैनुला हमेशा 16 गोज का होता है और बीटी के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हमेशा 18 गोज का यूज़ करते हैं हम। सिम्टम्स क्या है? नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया। ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहला और मेन प्रायोरिटी वाला मैनेजमेंट है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। यही है जैसे 1 एम्पुल 10 ml 10 मिनट में तो सोनेट करके देंगे। उसके बाद है इंजेक्शन D25 और उसके साथ साथ 8 इंटरनेशनल रेगुलर इंसुलिन। ठीक है। फिर उससे भी ठीक नहीं हो रहा हाइपरकैलेमिया तो नेबुलाइज करेंगे साल्बुटामोल से। उसके बाद केबाइन सैचेट देंगे और फिर हीमोडायलाइसिस कर देंगे अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो। इसी चेंजेस क्या क्या है हाइपरकैलेमिया में? एक तो फ्लैट पी वेव, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स, टोल टी वेव और TR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। ये सारी इसी चेंजेस हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आती हैं ये। अगली कॉम्प्लिकेशन है आयरन ओवरलोड। ये आयरन ओवरलोड क्यों होती है? मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। ये व्हेन 2.5 mg/dl इंक्रीज देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल वैल्यू है आयरन की बॉडी में उससे 2.5 mg/dl बढ़ जाता है तो उसे आयरन ओवरलोड बोलेंगे। साइन सिम्टम है नोजिया, वोमिटिंग और हीमोसेडोरेसिस, मतलब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन इन टिश्यू। ठीक है। मैनेजमेंट है इंजेक्शन डेफ्रोक्सामाइन, ये एंटीडोट भी है, एंटीडोट ऑफ आयरन टॉक्सिसिटी। ठीक है। उसके बाद अगली कॉम्प्लिकेशन है सेप्टिसीमिया या फिर बैक्टीरियमिया। व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोर देन 4 आवर्स, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में 4 घंटे से ज़्यादा समय लगाते हैं तो उससे सेप्टिसीमिया हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स है फीवर, WBC का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है। मैनेजमेंट है एंटीबायोटिक्स, एसेप्टिक प्रोकेशन और ब्लड कल्चर। ठीक है। ये लेंगे। जो नॉर्मल सीरम आयरन लेवल था वो 70 to 170 माइक्रोग्राम/dl होता है। ठीक है। उसके बाद है हीमोलाइटिक रिएक्शंस। क्या क्या होती है कॉम्प्लिकेशन में? एक तो इमीडिएट होती है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन 24 आवर्स के अंदर अंदर हो जाती हैं। उसके और एक होती है डिलेड जो कि
24 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद होती हैं। डिलेड में आती हैं फीवर एंड जॉन्डिस, जो 24 आवर्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ही होंगी, और इमीडिएट वाली 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है, जैसे टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, हेमेटूरिया, बैक पेन। ठीक है, हेमेटूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। ठीक है, मैनेजमेंट टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यही है मेन प्रायोरिटी। फर्स्ट लगा लो, मेन लगा लो, आप कुछ भी लगा लो, यही प्राइमरी प्रायोरिटी लगा लो, यही है हमारी प्रायोरिटी इन केस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफ एनी रिएक्शन, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। उसके बाद हम इंजेक्शन NS नॉर्मल सलाइन 0.9% को हम इन्फ्यूज़ करेंगे टू ओपन और पेटेंट द वेन को पेटेंट रखने के लिए। फिर IV कैनुला को रिमूव करेंगे, डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, वाइटल साइन लेंगे, इंजेक्शन एविल और डेक्सोना देंगे, यूरिन का कल्चर करेंगे, और BT सेट है उसको ब्लड बैंक में भेजेंगे। और ड्रग ऑफ चॉइस है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बेनाड्रिल, ये ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की है। मैनेजमेंट में हम, ये मेन क्वेश्चन है हमारे टॉपिक का कि हम अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को हो रही है तो हम उसकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेंगी। सबसे पहली प्रायोरिटी रहेगी स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसके बाद NS, उसके बाद इन्फॉर्म टू डॉक्टर, उसके बाद वाइटल साइन, फिर ये एविलोडेक्सोना देंगे, फिर यूरिन कल्चर करेंगे। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के लिए। IV कैनुला 18 गोज का होना चाहिए जिसका कलर ग्रीन होता है, 18 गोज का ही यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट हिमोलाइसिस। अगर हम 18 गोज से कम का कैनुला यूज़ करेंगे तो उसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC होगा, जिससे हाइपरकैलेमिया हो जाएगा और पेशेंट की कंडीशन वर्स्ट हो जाएगी। डो नॉट मेंटेन टेम्परेचर ऑफ ब्लड इन माइक्रोवेव, हमें माइक्रोवेव में ब्लड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना है, और हमेशा लार्जर वेन्स यूज़ करती हैं फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, बिफोर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड टू पेशेंट, नर्स शुड क्रॉस चेक ब्लड ग्रुपिंग एंड बैग विद डॉक्टर। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले नर्स हमेशा क्रॉस चेक करती है ब्लड ग्रुप को और डॉक्टर के साथ। ठीक है, नर्स शुड आल्सो चेक एक्सपायरी डेट एंड क्वांटिटी ऑफ बैग, हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करना होता है नर्स को, ये भी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपायरी डेट चेक करनी है, क्वांटिटी ऑफ बैग करनी है, भाई 350 ml ही होना चाहिए। एक्सपायरी डेट ये होती है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, नर्स शुड यूज BT सेट ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट हैज डबल चैम्बर, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए नर्स हमेशा BT सेट का यूज़ करती हैं, क्योंकि BT सेट में डबल चैम्बर होता है और फिल्टर होता है, जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए बेस्ट होता है। इन केस ऑफ लीकेज नर्स शुड इन्फॉर्म टू ब्लड बैंक एंड रिटर्न टू इट, अगर हमारा जो ब्लड का बैग है वो लीक है तो हम नर्स ब्लड बैंक को ही इन्फॉर्म करेगी और उसको वापस भेजेगी, रिटर्न करेगी। नर्स शुड स्टार्ट ब्लड स्लोली इनिशियली 15 मिनट्स, नर्स स्टार्टिंग के अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर रही है तो स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत ही स्लोली इनिशिएट करेगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। चेक वाइटल साइन बिफोर स्टार्टिंग टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले नर्स हमेशा वाइटल साइन को असेस करेगी, उनको नोट करेगी। आफ्टर 15 मिनट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स शुड इंक्रीज रेट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब शुरू की पहले 15 मिनट है उनमें तो नर्स धीरे धीरे स्लोली उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करेगी। 15 मिनट्स के बाद वाइटल्स को असेस करेगी, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो थोड़ा सा फास्ट अप कर देगी ब्लड ट्रांसफ्यूजन को। ठीक है, ड्यूरिंग बिफोर एंड आफ्टर BT नर्स शुड फॉलो असेप्टिक प्रिकॉशन, ड्यूरिंग द प्रोसीजर, बिफोर द प्रोसीजर एंड आफ्टर द प्रोसीजर ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नर्स शुड फॉलो असेप्टिक प्रिकॉशन, मतलब असेप्टिक प्रिकॉशन नर्स को फॉलो करने हैं ड्यूरिंग होल द प्रोसेस। BT सेट डिस्कार्ड इन रेड बैग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BT सेट होता है उसको तो नर्स डिस्कार्ड करेगी रेड बैग में, और जो ब्लड BT बैग होता है जिसमें मान लो ब्लड बैग लगा लो उसको करेगी येलो बैग में। ठीक है, और निडल को करेगी शार्प कंटेनर में जो कि वाइट होता है। ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, BT सेट को रेड बैग में और BT बैग को येलो बैग में। ब्लड डोनेशन का क्राइटेरिया क्या क्या होता है हमारे पास, हीमोग्लोबिन 12.5 मिलीग्राम से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वेट 45 kg से ऊपर होना चाहिए पर्सन का, एज 15 to 45 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम 60 ईयर्स तक ले सकते हैं, उसके बाद हमें किसी भी डोनर से ब्लड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, पर्सन है वो किसी भी डिजीज कंडीशन से फ्री होना चाहिए। मलेरिया, अगर किसी पेशेंट को मलेरिया हुआ होगा उससे हमें ब्लड लेना है तो हम मिनिमम 3 ईयर तक उससे ब्लड नहीं ले सकते।
3 ईयर के बाद ही हम मलेरिया पेशेंट, मतलब जिसको किसी कभी मलेरिया हुआ है तो हम 3 साल तक उससे ब्लड डोनेट नहीं करवा सकते। 3 साल के बाद ही हम उससे ब्लड डोनेट करवा सकते हैं। अगर कोई पेशेंट इंसुलिन थेरेपी है, मान लो किसी को डायबिटिक मेलाइटिस है या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहा है, जैसे मेटफॉर्मिन हो गई ऐसे, तो डो नॉट रिसीव ब्लड, उससे हमें ब्लड कभी भी नहीं लेना है, ठीक है। एवरी 3 मंथ्स पर्सन कैन डोनेट ब्लड, हर 3 महीने में पर्सन डोनेट कर सकता है अपने ब्लड को। डो नॉट रिसीव फ्रॉम टैटू पर्सन, अगर किसी पर्सन ने टैटू बनवा रखे हैं तो उससे हमें ब्लड रिसीव नहीं करना है। ये आया आज का हमारा टॉपिक। एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ा हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसकी इंडिकेशन क्या क्या हैं, फिर टाइप्स ऑफ ब्लड डोनेशन, पर डोनर किस किस तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्लड प्रिजर्वेटिव के बारे में पढ़ा हमने कि इनका क्या काम होता है, कितने दिन के लिए वैलिड होते हैं। फिर प्लेटलेट के बारे में पढ़ा। फिर ब्लड की स्टोरेज, हम किस टेम्परेचर पर ब्लड को स्टोर करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कॉम्प्लिकेशन फ्लूइड ओवरलोड, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैलीमिया, आयरन ओवरलोड, सेप्टिसीमिया, हेमोलाइटिक रिएक्शन। और उसके बाद हमने पढ़ी जनरल इंस्ट्रक्शन, जो कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको फॉलो करना डूरिंग बिफोर एंड आफ्टर ऑफ द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एसेप्टिक प्रिकॉशंस हमें नर्स को फॉलो करनी होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन। थैंक यू।